हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BPSE 142 की बुक जिसका नाम है वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति, इसके सेकंड यूनिट के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं इसके फर्स्ट यूनिट की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, सो अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, और जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक कौन कौन से हैं, या फिर भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्धारकों की चर्चा करें। तो भारतीय विदेश नीति जो है हमारी बनाई गई है, उसके कौन कौन से निर्धारक हैं इसके बारे में बताना है। तो उसके काफी सारे निर्धारक हैं, जैसे यहाँ पर काफी सारे दिए गए हैं। सो भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले निर्धारक निम्न है। पहला कारक है इसमें भौगोलिक कारक, ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो भौगोलिक कारक में किसी देश का आकार, भौगोलिक विशेषताएं, संसाधन, देश की सीमाएं किस पड़ोसी देश की सीमाओं से जुड़ रही हैं, ये सब आते हैं। भौगोलिक कारक आपको नाम से ही, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के नाम से समझ में आ रहा होगा, किसी देश का आकार कैसा है, उसकी भौगोलिक जो विशेषताएं हैं वो सब आ जाएंगी भौगोलिक कारकों में। उस देश में कितने संसाधन हैं, जैसे कि काफी सारे रिसोर्सेज होते हैं ना किसी भी देश में, जैसे सोना, चांदी और कोयला, तांबा, पीतल, ये सारी चीजें हमारे संसाधनों में, धातुएं वगैरह, ये सारी चीजें संसाधनों में आ जाती हैं। खाने पीने की चीजें, तो देश की सीमाएं, और जो है वो किस पड़ोसी देश के साथ मिल रही है, तो ये भी एक तरीके से उसके भौगोलिक कारक हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारत का आकार के हिसाब से दुनिया का जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है, और उसकी जनसंख्या के मामले में वो पहले नंबर पर आ चुका है। भारत में भारत जो है वो एक उप महाद्वीप की सभी विशेषताएं भारत के अंदर। उप महाद्वीप मतलब जैसे कि उप महाद्वीप महाद्वीप वो होते हैं जिसके अंदर सारी चीजें होती हैं, जैसे समुद्र होगा, पहाड़, पठार, नदियां, जंगल, वनस्पति, रेगिस्तान, ये सारी चीजें, सारी विशेषताएं जो कि एक महाद्वीप में होनी चाहिए, वो सारी भारत के अंदर है, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। इसी कारण भारत को उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी जाती है। पड़ोसी देशों से संबंध भौगोलिक कारक का महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे भारत के पड़ोसियों के साथ प्रेम घृणा के संबंध है। तो पड़ोसी देशों के साथ किसी भी देश के किस तरह के संबंध होते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी देश की भौगोलिक कारक के लिए। जैसे कि हमारे भारत के उसके पड़ोसी देशों के साथ प्रेम और घृणा के संबंध है, मतलब कि कभी अच्छे संबंध है, कभी बुरे संबंध है, तो ये हमारे भौगोलिक कारक हो जाता है। अब दूसरा कारक आएगा हमारा इसमें, आर्थिक कारक। तो किसी भी देश का ईंधन, खनिज, पानी, धातुएं, उपजाऊ भूमि, ये सारी चीजें, मानव संसाधन, ये सारी चीजें जो है, प्राकृतिक संसाधन, ये सब आर्थिक कारकों में आते हैं, जिससे इकोनॉमी जो होती है किसी भी देश का की अर्थव्यवस्था जो होती है वो बढ़ती है। तो ये सारे आर्थिक कारक आ जाते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर, और ये सभी चीजें किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं उस देश के आर्थिक विकास के लिए। किसी देश के आर्थिक कारक उस देश की विदेश नीति के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। तो जो आर्थिक कारक होते हैं वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व होता है, उसी के माध्यम से हमें पता चल पाता है कि किस तरह से जो इकोनॉमी है वो प्रभावित करे किसी देश को, उसके जो संसाधन है, धातुएं हैं, ईंधन है, खनिज है, वो सारी चीजें किस तरह से विदेश नीति को प्रभावित कर रही है, और किसी देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से बढ़ रही है या घट रही है। तो इन सारी चीजों का काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां चल रही हैं, जिसके कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे जीवाश्म ईंधन, यूरेनियम और सोने जैसी कीमती धातुओं को छोड़कर भारत के पास सभी प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। इसी कारण भारत को दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ना पड़ता है। तो भारत को दूसरे देशों के साथ संबंध क्यों बनाने पड़ते हैं? क्योंकि भारत के पास सोना, यूरेनियम और ईंधन, जीवाश्म ईंधन, ये सारी चीजें तो है, लेकिन उसके बाद उसके अलावा जो और ज्यादा कीमती चीजें हैं, धातुएं हैं, वो भारत के पास नहीं है। तो इसलिए भारत को दूसरे ऐसे देशों के साथ संबंध बनाने पड़ते हैं जिनके पास इनके अलावा और चीजें भी हों। जैसे कि मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनके साथ भारत को संबंध बनाने पड़ते हैं, क्योंकि वहां से ऑयल मिलता है, ऑयल लिया जाता है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से, तो इसलिए भारत को उनके साथ संबंध बनाना पड़ता है, क्योंकि भारत के पास तो सिर्फ सोना, यूरेनियम और जीवाश्म ईंधन है। तो इसके अलावा भी और चीजें लेनी पड़ेंगी दूसरे देशों के साथ, और इसलिए ही भारत जो है अपने संबंध बनाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस बनाता है।
तो स्वतंत्रता के बाद भारत में विकास का मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल मतलब कि हमने उदारीकरण निजीकरण की नीति तो अपनाई, लेकिन उसके साथ साथ अलग से भी अपनी नीतियां बनाई, तो वो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट है इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारक। तो भारत की जो सभ्यता है उसकी प्राचीनतम सभ्यता मतलब कि बहुत पुरानी सभ्यता वो आ जाती है इसमें, और जो भारत का कल्चर है वो आ जाता है उसमें। तो जैसे कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता रही है, बहुत ज्यादा समृद्ध थी। हड़प्पा काल से ही भारत का व्यापार ओमानी देशों से होता था तथा भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन ब्रिटिश शासन ने इंडिया की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह खराब कर दिया। आर्थिक शोषण किया गया, भारतीयों के साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार किया गया। भारत जो था, पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी काफी ज्यादा थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खराब कर दिया, आर्थिक शोषण किया, यहाँ का सामान अपने देश में ले गए और यहाँ पर सब लोगों को खाली कर दिया। जैसे कि इसमें एक उदाहरण दे रखा है, 1700 में जो हमारा भारत है उसकी जीडीपी थी 24.4%, जबकि जो 1950 का वर्ष आया, 1950 में यहाँ की जीडीपी इतनी कम हो गई कि 4.2% बच गई, बस खाली 4.2% रह गई। जबकि 1700 में 24.4% थी, तो कितनी कम हो गई होगी जब 1900 मतलब कि 200 सालों में 250 सालों में इतनी कम हो गई यहाँ की अर्थव्यवस्था। इसी कारण स्वतंत्रता के बाद भारत ने उपनिवेशवाद के साथ संबंध अच्छे किए, उपनिवेशों के साथ संबंध अच्छे किए तथा उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, रंगभेद आदि का विरोध किया। उपनिवेश उनको कहा जाता है जिनके ऊपर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कंट्रोल कर रखा था, उनको अपना उपनिवेश बना रखा था। तो यहाँ पर उपनिवेशवादियों नहीं आएगा, ये गलती से लिखा गया है। उपनिवेश है, उपनिवेशों के साथ अपने संबंध अच्छे किए, और जो उपनिवेशवाद था, जो लोग उपनिवेशवाद को बढ़ावा देते थे, साम्राज्यवाद को बढ़ावा देते थे, रंगभेद को बढ़ावा देते थे, उनका विरोध किया। जैसे कि हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, अशोक द ग्रेट की भारतीय संस्कृति कूटनीति वसुदेव कुटुंबकम की रही है। मतलब कि पूरा जो विश्व है वो एक परिवार है, पूरे विश्व को एक परिवार माना गया है, जिसे भारत आज भी अपना रहा है। इसलिए भारत किसी भी देश के साथ अपना जो है लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है, हिंसा नहीं करना चाहता है, अहिंसात्मक रहना चाहता है। इसी कारण भारत पूरे विश्व के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है और महात्मा गांधी जी की सत्य अहिंसा की नीति अपनाना चाहता है। इसलिए भारत युद्ध को भी बढ़ावा नहीं देता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारा 4 पॉइंट रहेगा घरेलू परिवेश। तो घरेलू परिवेश में हमारे जो देश है, कंट्री है, किसी भी देश की कंट्री, जो किसी भी देश की आंतरिक चीजें होती हैं वो सब उसमें आ जाती हैं किसी भी कंट्री की। यदि भारत की जनसंख्या के आधार पर बात की जाए तो भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है जहाँ विभिन्न धर्मों तथा जातियों के लोग रहते हैं। अतः पूरे विश्व में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और भारत में भी बहुत सारे मुसलमान रहते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा कि जो पूरा विश्व है वहाँ पे मुसलमानों की काफी दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, और भारत में भी काफी सारे मुसलमान रहते हैं। तो भारत जो है उसको किसी अपने जो मुसलमान जो लोग हैं अपने देश के रहने वाले, तो उनकी वजह से उसे किसी मुस्लिम जो कंट्रीज है उनके साथ भी अच्छे संबंध बनाकर रखने पड़ेंगे, और दूसरी कंट्रीज के साथ भी बहुत सारे मुसलमान रहते हैं। इसी कारण भारत को उन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की जरूरत है जो मुसलमानी देश हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मालदीव आदि, ताकि भारत के मुसलमानों का बाहर किसी देश में शोषण ना हो और रोजगार व पढ़ाई करने का अवसर भी मिल सके। तो भारत को जो है ऐसी कंट्रीज जो मुसलमानी कंट्रीज हैं उनके साथ अपने अच्छे संबंध बनाकर रखेगा, ताकि अगर भारत के मुसलमानी मतलब जो मुसलमान लोग हैं भारत में रहने वाले दूसरे देश में जाकर उनके साथ कोई भेदभाव होता है तो ये सारी कंट्रीज भारत के साथ खड़ी हो सके, और जो भारत के देश है उनको भी रोजगार करने का, पढ़ाई करने का अवसर मिल सके। तो ये हमारा घरेलू परिवेश में आ जाती हैं सारी चीजें। अब इसके बाद है नेतृत्व का व्यक्तित्व। तो लीडरशिप पर्सनालिटी, जब भी कोई जो लीडर होता है किसी देश में, जब कोई सरकार बनती है और कोई नेता जैसे कि सीएम बनता है या फिर प्रेसिडेंट बनता है, तो उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है उसकी जो विदेश नीति होती है। यदि किसी देश का नेता मजबूत होगा तभी वे विदेश नीति को निर्धारित करेगा, क्योंकि किसी देश की विदेश नीति के लिए उस देश के नेता का व्यक्तित्व, विचारधारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगर किसी देश का जो नेता है या फिर हम एक तरीके से कह सकते हैं प्रेसिडेंट है, अगर वो कमजोर होगा, मजबूत नहीं होगा,
तो उसका जो देश है वो भी कमजोर हो जाएगा, उसका जो व्यक्तित्व, उसकी जो पर्सनालिटी है वो, उसकी या फिर उसकी विचारधारा कह सकते हैं, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी उसके देश के लिए, और उसके देश को उसकी जो पर्सनालिटी है उससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पे आगे इसी तरह कमजोर नेता, ये वही जो मैंने अभी आपको बताया। उदाहरण के लिए भारत में केवल 3 ही प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो मजबूत नेतृत्व वाले हैं और अपनी शक्ति का उपयोग किया है। तो कौन कौन से हैं वो 3 प्रधानमंत्री? पहले थे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे इंदिरा गांधी जी, और वर्तमान में मोदी जी, जिन्होंने अपनी जो शक्ति है उसका उपयोग किया है पूरी तरह से। तो ये इसलिए कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री हो या फिर प्रेसिडेंट हो, उनको उनकी जो पर्सनालिटी होती है उसका भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है किसी देश की विदेश नीति के लिए। सो अब हमारा 6th पॉइंट आएगा वैचारिक पूर्वाग्रह, आइडियोलॉजिकल बायस। वैचारिक पूर्वाग्रह का मतलब है कि पहले से ही किसी देश ने अपनी एक विचारधारा बना रखी है और उसके अनुसार ही वो अपना चल रहा है, मतलब उसके अनुसार वो अपनी नीतियां बना रहा है। और ऐसे में किसी एक विचारधारा के तहत कोई नेता बनता है और वह लक्ष्य निर्धारित करके विदेश नीति को प्रभावित करता है, या फिर वही जो मैंने अभी बात आपको बताया कि वो अपने देश की नीतियां बनाता है, अपने देश को चलाता है, अपनी जो उसने पहले से एक विचारधारा का विचारधारा बना रखी है उसके अनुसार वो अपने देश को चला रहा है। जैसे उदाहरण के लिए भारत में कुछ लोग जैसे केरल के लोग पूंजीवाद कम्युनिज्म से प्रभावित हैं तथा ये पूंजीवादी विचारधारा ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग समाजवाद सोशलिस्ट विचारधारा जो है उससे प्रभावित है। और जैसे कि नेहरू जी भी थे, नेहरू जी भी सोशलिस्ट या फिर समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है और वो उसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़े। उन्होंने पूंजीवाद को अपने समय में कभी बढ़ावा नहीं दिया। तो ये एक तरीके से हमारा वैचारिक, या फिर हम कह सकते हैं सरकारों का वैचारिक पूर्वाग्रह होता है, जो भी नेता सत्ता में आता है। विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन वर्तमान में पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है। जब नेहरू जी का टाइम था तो वो समाजवाद को अपनाते थे, लेकिन अभी वर्तमान में मोदी जी हैं तो वो पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, तो इसलिए वो पूंजीवाद को ही बढ़ावा दे रहे हैं। अब 7वां है हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो इंटरनेशनल सीन्स जो है उसके बारे में देखते हैं। किसी देश के विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बहुत प्रभावित करती हैं। जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन या फिर इंटरनेशनल सिचुएशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या हो रहा है, वो सारी चीजें काफी इफेक्ट करती है किसी भी देश की विदेश नीति के लिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दे रहा था, आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय शीत युद्ध चल रहा था, इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। जो शीत युद्ध था वो भारत में तो नहीं चल रहा था, 2 कंट्रीज के बीच में चल रहा था। फिर वो बढ़ते बढ़ते उसमें पूरा जो एक एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ रशिया था, या फिर हम यूएसएसआर भी कह सकते हैं। यूएसएसआर या फिर रशिया पहले तो यूएसएसआर था, बाद में रशिया बना था तो यूएसएसआर था। तो इन 2 कंट्रीज के बीच जो था वो शीत युद्ध चल रहा था, लेकिन उस समय जब शीत युद्ध स्टार्ट होता इन दोनों के बीच था, लेकिन धीरे धीरे कर पूरा जो विश्व था वो उसके अंदर समा गया और बहुत सारी कंट्रीज कुछ इनके साथ मिल गई, काफी सारी, और काफी सारी इनके साथ मिल गई। इन्होंने एक दूसरे के साथ एक तरीके से समझौते कर लिए। अब इन सारी चीजों का इफेक्ट, भारत तो जबकि गुलाम था, भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी उस समय। ये जो शीत युद्ध था 1945 में स्टार्ट हुआ था और भारत को स्वतंत्रता मिली थी 1947 में। तो इस तरह से भारत को भी काफी इफेक्ट कर रहा था ये, और इसलिए ही जो नेहरू जी जो थे उन्होंने भारत की स्वतंत्रता मिलने के बाद गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए ताकि हथियारों की होड़ जो है उसको रोका जा सके और कोई भी दोबारा से भारत को अपना गुलाम ना बना सके, अपना उपनिवेश ना बना सके। उस समय हथियारों की होड़ भी चल रही थी, तो इसलिए नेहरू जी ने निरस्त्रीकरण की नीति अपनाई, मतलब कि हथियारों को बायकॉट करने की नीति अपनाई, हथियारों को नहीं लेना है, उसको खत्म करना है, तो इसकी नीति अपनाई ताकि जो है लोग एक दूसरे की कंट्रीज जो है दूसरी कंट्रीज पे अपना गुस्सा निकालने के लिए या फिर खुद को बड़ा साबित करने के लिए किसी का नुकसान ना करें, तो इसलिए निरस्त्रीकरण की नीति अपनाई। विश्व में कुछ बड़ी महाशक्तियां जैसे कि अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस, जिनसे सभी देश आर्थिक संबंध बनाते हैं और इसी कारण वे देश खुलकर महाशक्तियों की आलोचना भी नहीं कर सकते। तो जो रशिया, चाइना, अमेरिका है और फ्रांस है, ये सारी जो है ये महाशक्तियां हैं विश्व की। तो इनके साथ लोग आर्थिक संबंध बना लेते हैं क्योंकि वो कमजोर होते हैं, कमजोर देश होते हैं और ये महाशक्तियां होती हैं इसलिए। और महाशक्तियां होने की वजह से, आर्थिक संबंध होने की वजह से ये इनकी खुलकर आलोचना नहीं कर पाते हैं।
तो इसलिए नेहरू जी ये नहीं चाहते थे कि वो उनके साथ आर्थिक संबंध बनाए और फिर वो उनके खिलाफ, अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं तो कुछ उनके खिलाफ ना बोल सके, उनकी गलत चीज में भी फिर उनको उनका साथ देना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, वो किसी के भी साथ नहीं हुए। इंडिया के पाकिस्तान और चाइना के साथ संबंध खराब रहे रहे हैं और यही कारण है कि अगर चाइना ने 1964 में एटम बम नहीं बनाया होता तो इंडिया भी नहीं बनाता। इसमें एक तरह से एग्जाम्पल दे रखा है कि नेहरू जी जो थे उन्होंने जब हमें भारत को स्वतंत्रता मिली थी उन्होंने निरस्त्रीकरण की नीति अपनाई थी, फिर बाद में उन्होंने एटम बम क्यों बनाया? तो एटम बम उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि जो चाइना था उसने 1964 में एटम बम बना लिया था जब हमारी भारत के साथ जंग हो रही थी, मतलब जंग हो चुकी थी, उसके बाद बनाया था। तो भारत को उससे खतरा हुआ, वो भी एक तरीके से इंटरनेशनल सिचुएशन हो गई, इंटरनेशनल परिस्थिति हो गई कि चाइना ने एटम बम बनाया तो अब भारत को उससे खतरा हो गया कि अगर उसने एटम बम बना लिया तो जब हमारा उससे दोबारा से अगर कभी युद्ध होने लगा तो वो हम पर उसका यूज करेगा, उसका मिसयूज करेगा। तो इसलिए इंडिया ने भी एटम बम बनाया और फिर इंडिया के बनाने के बाद पाकिस्तान ने भी एटम बम बना लिया था। ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका है और इसके बाद हमारा थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।